दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी लाएगी देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को अगर सही मायने में किसी ने चरितार्थ किया है, किसी ने इसको यथार्थ में परिवर्तित किया है, तो आज के हमारे सेशन के जो टॉपर है यूपी पीसीएस टॉपर पीयूष जी, इनका इस बार के यूपी पीसीएस में 19 रैंक आया है और डीएसपी पद पर ये चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले पीयूष जी आपको बहुत बधाई। पूरे यूपीएससी अचीवर्स के टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे बढ़ने से पहले मैं पीयूष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त परिचय दें और बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से हूँ। इस बार की यूपी पीसीएस परीक्षा में 19वीं रैंक के साथ मैंने डिप्टी एसपी पद प्राप्त किया हुआ है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहला साक्षात्कार था। हाँ, तो पीयूष जी इस बार अभी आपका 19 रैंक आ गया और डीएसपी पद पर आप चयनित भी हो गए। सभी तरफ से लोग बधाई भी दे रहे होंगे और एक लंबा कालखंड आपने इससे बिताया है। तो पहले आप एस्पिरेंट थे, अभी डीएसपी बन गए। तो यहाँ से एस्पिरेंट से लेकर डीएसपी तक का जो सफर है वो कैसा रहा आपका? जो यहाँ तक का जो सफ़र है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी। यूपीएससी में मैंने एग्ज़ाम्स दिए लेकिन वहाँ पे मुझे पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन मैंने उसके बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिए। 2021 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने मेंस लिखा था और उसमें मेरा मेंस 7 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। उस समय मुझे लगा कि लगभग जीवन एकदम ख़त्म सा हो गया है, कि क्या ही हो गया है, कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। इसके बावजूद जब नहीं हुआ तो मैं चूँकि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उस समय फिर मैं धागे जो जितने भी रक्षा सूत्र वगैरह जो मम्मी बांधती हैं सबको मैं फिर 10-15 दिन का ऐसा समय था जब मैंने लगभग सारे उतार के रख दिए। हमने कहा अब चलो कोई बात नहीं, अब तो मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है सब, क्या ही मतलब है इन सब चीज़ों को मानना। उसके बाद लेकिन चूँकि एक ऐसा जब एग्जाम जब कोई सिलेक्शन नहीं होता है तो एक विक्षोभ का समय होता है। तो ये ऐसे हर अभ्यर्थियों के मन में ऐसी चीज़ें आती होंगी कि मुझे लगता है कि भगवान पर विश्वास करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए और अपनी कमियों को आप समझिए और जो कमियां हैं उनको सुधार करते हुए आप फिर से प्रयास करिए और सफलता जरूर मिलेगी, जिसका एग्जाम्पल मैं स्वयं हूँ। तो जब उसके बाद मैंने प्रयास किया और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ सर। हाँ जी बिल्कुल। और मुझे लगता है ये रिजल्ट 23 तारीख को आया था जी। लगभग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा था, 23 तारीख के शाम तक लोगों साथ नहीं बैठे थे। हाँ सर। और उसके बाद ही रिजल्ट आया। हाँ। तो जब रिजल्ट आया तो आपको किसने बताया या आपने खुद पीडीएफ देखा? और जब रिजल्ट आया तो फिर आपने घर वालों को कैसे बताया, घर पर क्या रिएक्शन है? तो उस बारे में सर आप जानते हैं 23 तारीख को हम लोगों ने पूरा दिन साथ में बिताया। तो 6:30 बजे बाद जब मैं यहाँ पे रूम पे पहुँचा तो ये उम्मीद तो थी कि यार रिजल्ट आज जाने वाला है। तो उसके बाद फिर लगभग 8 बजे तक मैं इंतज़ार किया और रिज़ल्ट मतलब नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि बस अपलोड होने वाला रिज़ल्ट है। तो मैं उसका वेट करता रहा। उसी टाइम अचानक मतलब मेरे बड़े भाई की कॉल आ जाती है और रिज़ल्ट अपलोड होने वाला था। तो बस उनको मैं फ़ोन कट करता हूँ कि फ़ोन रखिए आप, बस मैं रिज़ल्ट आने वाला, अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको। ऐसी सिचुएशन कुछ थी। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आता है और मैं सर्च करता हूँ तो उसमें फिर पीयूष कुमार पांडे जैसे मैंने सर्च किया फिर डिप्टी एसपी जैसे दिखा। मैंने तुरंत भैया को कॉल किया और बस मैं केवल चिल्लाने लगा कि मैं डिप्टी एसपी कुछ इस तरीके की मतलब मेरा था। हाँ बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि जब आप इतने लंबे संघर्ष के बाद किसी पद को प्राप्त करते हैं तो न केवल घर वालों की, आसपास के मोहल्ले वालों को भी और खुद जो इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है तो अलग ही लेवल की बात होती है। तो वो चीज़ तो अनबिलीवेबल है और जो आदमी इस चीज़ में सेलेक्ट हुआ वही इसको रियलाइज भी कर सकता है। जी बिल्कुल। और मैंने आपकी खुशी देखी थी, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा उसमें। चलो साथ में रहने वाला एक दोस्त क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि क्या होता है कि ये जर्नी काफ़ी लंबा होता है, इसमें फैमिली का सपोर्ट तो होता ही है, दोस्त वगैरह सपोर्ट करता ही है और गुरु वगैरह का भी योगदान होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सफलता में आपका श्रेय किन लोगों का रहा, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बताइए कि जो संघर्ष है तो कैसे आगे बढ़ा। इस सफलता में अगर जो मतलब अगर उसमें श्रेय की बात अगर की जाए तो फैमिली का तो सबसे बड़ा, एक अभ्यर्थी के जीवन में सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो फैमिली का होता है। जो मम्मी पापा हैं उनका सहयोग और जो अपनी फैमिली और भाई बहन जो है उनका सहयोग होता है। उसके साथ साथ दोस्तों की भूमिका इस जर्नी में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके साथ जीवन जी रहे होते हैं और आपके साथ जो सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वो दोस्त होते हैं। क्योंकि आमतौर पे जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने घरों से दूर रह करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके उस टाइम में दोस्त सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसमें मेरे भी काफ़ी कुछ दोस्त थे, जैसे मैं आशुतोष का नाम लेना चाहूँगा जो कि मेरा मतलब वहीं जब यूनिवर्सिटी में था तभी से मेरा दोस्त है। दीपक है वो भी दोस्त रहा है और एक आदर्श है तो आदर्श भी साथ ही में दोस्त रहा है। आशुतोष ने काफ़ी ज़्यादा उसमें भूमिका निभाई। और इवन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जब मैं मेंस लिख रहा था तो मेंस लिखने के दौरान
उसने एकदम, अगर मैं 4 बजे सुबह जग के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो 4 बजे वो मतलब चाय तुरंत लेकर के मुझे मेरे रूम में आता था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, और उसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरी सक्सेस को। और मैं यहाँ आपके सामने आज बैठा हूँ, उसमें आशुतोष की काफ़ी ज़्यादा भूमिका है, और सारे भी जितने भी दोस्त हैं उन सबकी भूमिका है। आप भी मेरे साथ रहे, 3-4 महीने का सफ़र गुजारा, आपने भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि आप मेंस का भी रिजल्ट आपके सामने ही मेरा आया था। आप भी कहते थे परेशान मत होइए, आपने अच्छा किया है और आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और उसने जो तैयारी, जो रिजल्ट आने वाला था उसके करीब जो 5 दिन तक आप पैनिक थे, उस चीज़ को तो मैंने अनुभव भी किया और काफ़ी देखा भी है। और सीधी सी बात है कि जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले बंदे जो रियल में जो मेहनत करते हैं उसको एग्जाइटी तो होता ही है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और चूँकि अभी आप डीएसपी पद पर सिलेक्ट हो गए हैं और आप लंबा टाइम इसमें बिताया भी है और काफ़ी तैयारी भी किया है, ऐसा माना जाता है कि इस फील्ड में सिविल सेवा का जो लाइन है उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, जो आईआईटीज़ जो आईआईएम के बच्चे जो पढ़े होते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, क्या क्या सब मतलब कभी क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप किन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है या अगर है तो उसमें ये भी बताइए कि जो नॉर्मल जो नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो कैसे इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल। जो मेरी पढ़ाई की बात है, तो मैंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं स्टार्टिंग से पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी था, एक हिसाब से जो मेधावी छात्र जिनको कहते हैं उनमें मेरा भी नाम हुआ करता था। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2017 मैंने बीएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ मैंने किया था। चूँकि मैथमेटिक्स मेरा भी बैकग्राउंड था, मैं भी उससे मतलब बहुत अच्छे मतलब डेडिकेशन के साथ मैंने यूनिवर्सिटी से मतलब बीएससी कंप्लीट किया था। जहाँ तक आपने इंजीनियरिंग की बात करी है, तो कोई ऐसे विषय मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कौन सा कोई स्ट्रीम कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोई भी बच्चा, जो आप देखेंगे अगर यूपीएससी के भी रिजल्ट देखेंगे, वहाँ भी एक सामान्य जो स्नातक जो हमारे जो आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं वो भी इधर आते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं और अपने मतलब प्रॉपर आईएएस के रूप में सेलेक्ट होते हैं। मेरे साथ भी बहुत से ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको मतलब पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने आर्ट साइड मतलब आर्ट स्ट्रीम में उन्होंने पढ़ाई करी, और आज वो अपने जो उन्होंने जिस रास्ते के लिए वो चले थे वो अपने मुकाम तक पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि वो स्ट्रीम का बहुत मायने नहीं रखता, बट आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ख्याल से आप यूपी के लखीमपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और लखीमपुर खीरी थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है, उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है जी। तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा जिसने ये उम्मीद पाला कि मुझे सिविल सेवा जैसे तैयारी करना है, उसमें ये ख्वाब बनाना कि मुझे डीएसपी बनना है, एक सपना देखना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस लाइन में आने का जो आपका इंस्पिरेशन है, जो स्रोत है, आपको कौन सा फैक्टर इंस्पायर्ड किया कि मुझे डीएसपी बनना है, इस सेवा में जाना है, उस पर थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी जो जड़ें हैं, या जो मेरा गांव कह लीजिए, जहाँ से मैं निकल के आज यहाँ तक मैं दिल्ली तक पहुँचा हूँ या आज इस पद तक पहुँचा हूँ, तो वो जो मेरा गांव है वहाँ घाघरा नदी मतलब का मतलब पूरा क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ चूँकि नदियाँ जो वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं, तो मेरे लिए शायद वो नदी जो है वो एक हिसाब से कह लीजिए तो मेरे गाँव के लिए थोड़ा अभिशाप ही कहेंगे, क्योंकि अगर जिस गांव के लोगों का अगर घर जो है नदी में कटान की वजह से ढह जाए और लोगों को विस्थापित होना पड़े, तो उसको वरदान तो शायद आप नहीं कहेंगे। तो उसमें वही मेरी भी कहानी है कि मतलब मैं नदी के किनारे मतलब मेरा गांव पड़ता था, तो वहाँ से कटान की काफ़ी समस्या थी, तो वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो उस समय जब कटान की समस्या थी तो लोग ये कहते थे कि अगर डीएम साहब अगर कुछ ऐसा करेंगे और बेहतर तरीके से कुछ मतलब प्रयास करेंगे तो इसका एक सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। उसी समय मैं जब थोड़ा छोटा ही था, तब मेरे ये मन में आया कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी, एक डीएम या जो एसडीएम या जो लोग हैं, अगर इतने बड़े पैमाने पे लोगों के हित में अगर उनके जीवन स्तर में कोई मतलब सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, तो मैं भी इस तरफ जरूर अपने करियर को लेके जाऊँ। लेकिन उस समय में चूँकि छोटा था तो इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं थी इस पद की क्या होती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं बढ़ता गया मुझे पद की समझ होती गई, और मैंने 12th के बाद डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस में ही जाऊँगा। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा एक तरह से जर्नी भी रहा, काफ़ी लोगों ने आपको इंस्पायर भी किया, तो मोटिवेशन सीरियसली बात है कि लोग कहते भी है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिक बन जाता है। आप क्यों बनना चाहते हो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्टीमेटली वही बूस्ट करता है, वही मोटिवेशन का जो रियल सोर्स होता है वही काम करता है। आप किसी रील्स को देख कर आते हैं, कोई बच्चे इधर से देख के आते हैं, तो वो एक लम्हे के बाद वो उसको रियल मोटिवेशन नहीं देता, तो पीछे छूट जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अभी जैसे बच्चे तैयारी करते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों को जो इसमें नहीं आ रहे, जो पहले से सोच रहे तैयारी करने को लेकर, और इवन जब मैं गांव वगैरह भी जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो ऐसा सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि इस लाइन में पढ़ने के लिए 18 घंटा की तैयारी जरूरी है, दिन में 18 घंटा पढ़ना पड़ता है।
और चूंकि मैं भी इस लाइन में तो मुझे पता है कि उतना ऐसा कुछ है नहीं, ये मिथ है। लेकिन चूंकि आप सिलेक्टेड है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में आपने 18 घंटा की पढ़ाई करी थी और उसके बाद ही क्या यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है? जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि 18 घंटा अगर पॉसिबल, मुझे नहीं लगता 1-2 दिन भले ही कोई पढ़ सकता है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। वैसे आपको 365 दिन अगर 18 घंटा कोई भी पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ये मतलब कोई मशीन नहीं है जो वर्क करे, और ये पॉसिबल भी नहीं है। 2-3 दिन पढ़ने के बाद पूरा माइंड बर्नआउट टाइप जैसे हो जाता है। एग्जाम के टाइम हो सकता है कि कोई बच्चा 18 घंटे 15 घंटे अपना जो भी दिनचर्या होती है करने के बाद सारा अपना टाइम पढ़ाई में दे दे। लेकिन आपको 2 साल 3 साल, क्योंकि ये लंबी ये जो जर्नी है वो पता नहीं होती कितनी लंबी जाएगी। ये अनिश्चितता भरा एग्जाम है सिविल सेवा का, इसको कहा भी जाता है कि अनिश्चितता भरा एग्जाम है। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर 8 से 10 घंटे अगर आप सीरियसली डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी पूर्ण तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से 8 से 10 घंटे पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए, और मुझे लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी। मैंने भी लगभग इसी के आसपास पढ़ाई करी है। हाँ, ये जरूर है कि जब एग्जाम आपके एकदम नज़दीक होता है, प्रीलिम्स का मेंस का है, तो आप मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप 6 घंटा भी इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर बूस्ट करता ही है। 18 घंटा सीरियसली कोई पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ता है वो एक तरह से दिखावा करता है। पढ़ाई उसकी भी 6-7 घंटा ही होता है, बाकी टाइम तो वो शो ऑफ करने के लिए, माहौल बनाने के लिए करते हैं। और यहाँ मुखर्जी नगर के ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो 24 घंटे में 18 घंटा लाइब्रेरी बैठते तो हैं पर 18 घंटा पढ़ते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपका जो मीडियम आपका हिंदी मीडियम रहा है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन लिए, तो अभी जो बच्चे नए आ रहे हैं और जो एक तरह से हवा बना हुआ मार्केट में, जो इसमें तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा एक मिथ है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी चीज़ों में लैक करते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज की बात आ गई, या टीचर्स की क्वालिटीज़ की बात आ गई, या क्वेश्चन जो पेपर बनते हैं उसको सोल्व करने की बात आती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा इफेक्टिव है, हिंदी मीडियम में उतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं है। लेकिन आप चूँकि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पाए हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन पाना कितना डिफिकल्ट है? क्या सच में ऐसा कोई हर्डल है जो मार्केट में बताई जाती है, या ऐसा मिथ बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पे इसके विषय में बताना चाहूँगा कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, और मेरा एक दोस्त है दीपक त्रिपाठी जी, वो भी अभी सिलेक्टेड है डिप्टी जेलर के पद पे, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। वो भी हिंदी मीडियम से है, उसने 2 बार मेंस लिखे हैं, उसने दोनों बार मेंस क्लियर किया है। मैंने 21 में मेंस लिखा था, मेरा 7 नंबर से रह गया था, उसने इसके बावजूद उसका क्लियर हुआ था। इस बार उसका चयन हुआ। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका इस बार भी हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुआ, इससे पहले भी हुआ था। मुझे लगता है कि भाषा कोई बाधा नहीं होती है, बट आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट को आपके पास अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं और लगातार मेंस लिख रहे हैं, उसके बावजूद मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाषा सर कोई इस तरीके से बाधा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ स्तरों पे अगर जो भाषा की जो है दिक्कत है, जैसे यूपीएससी का अगर पेपर सीसेट का देख लिया जाए, तो उसमें चूंकि कंप्यूटर ट्रांसलेटेड उसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो थोड़ी सी मतलब हर्डल बच्चों के लिए हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो इस हर्डल से आप निकल के बाहर आ सकते हैं जरूर। हाँ जी बिल्कुल। अभी एक नया ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी जब से कोरोना काल का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जब से सोशल मीडिया सबका एक तरह से नया दौर जो क्रिएट हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई की जो एक तरह से खूबी बढ़ी है, उसको लेकर जो एक तरह से दिलचस्पी लोगों में बढ़ा है, तो ये देखने को मिला है कि जो बच्चे यहाँ पर नए आ रहे हैं वो रील्स वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। जो रील्स देखते हैं वो किसी आईएएस ऑफिसर या किसी सिलेक्टेड ऑफिसर का वीडियोस देख लेते हैं, या किसी आईपीएस जो जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उनका फोटो देख लेते हैं, और उसी से मोटिवेशन बना के वो इस लाइन में घुस जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि, और चूंकि इस लाइन में आ जाते हैं, और ये लाइन इतना आसान भी नहीं, क्योंकि लंबा स्ट्रगल इसमें चाहिए होता है। तो नए बच्चों के लिए क्या जरूरी है कि वो रील्स मोटिवेशन उनका होना चाहिए, या उनका कोई इंटरनल रियल मोटिवेशन होना चाहिए? आपके केस में ऐसा क्या था? मुझे लगता है कि मैं जब इस फील्ड में आया था तो मेरा अपना वही इनर मोटिवेशन था, और एक मेरी इनर फीलिंग थी कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अगर बच्चों की जेन्यून अगर ऐसी बात है कि उनको एक्चुअल लगता है कि वो मतलब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, या कोई बेहतर तरीके से कुछ समाज को अपनी सेवा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आए और उनको लगता है कि अगर ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो मतलब मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं है कि जर्नी कब कहाँ तक जाएगी, कितना टाइम लगेगा। हर कोई यहाँ पे विद्यार्थी जो है, बहुत अच्छे विद्यार्थी जो बहुत मेधावी विद्यार्थी रहे अपने पूरे स्कूलिंग और अपने कॉलेज के टाइम में, उनको भी लगता है कि अभी उनको 3 साल लग गया, 4 साल लग गया। उन्होंने सोच के आया था कि अभी बस अटेम्प्ट दूंगा, 2 साल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बावजूद 3-4 साल लग जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में हो भी जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हैं उनका एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए, और वो क्यों करना चाहते हैं वो भी उनको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं। अगर ये सब चीज़ें ध्यान देंगे तो मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। और आपने जो बात रील्स की करी है,
तो रील्स क्या है, जब तक आप देखेंगे तभी तक आपको अच्छा लगेगा। हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत रील्स देखी ही हैं, तो मुझे लगता है कि रील्स पे फोकस मत करिए, रियल पे आप बात करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो और बुक को आप ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि बुक से क्या होती है, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। और जैसे आपका यूपीएससी का मतलब सीसेट का पेपर है, आपके पास रीडिंग हैबिट अगर नहीं है तो आप पैसे चूंकि इतने लेंदी आते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बुक पे फोकस करिए। अगर ऑनलाइन आपको जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन लीजिए, बट उसका आप मतलब उपयोग कैसे करते हैं, अगर आपको सदुपयोग उसका कर पा रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप मतलब यूट्यूब पे अगर कोई मतलब क्लास देख रहे हैं और आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो क्लास से आप फिर चले गए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के बाद आप यूट्यूब पे चले गए और फिर वहां से फिर से रील्स देखने लगे। देख रहे थे आप क्लास की वीडियो, अब देखने लगे रील्स, तो आप समझिए कि भटकाव का भी कारण हो सकता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, तो उनसे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अपने को कंट्रोल करिए और संयमित करिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करिए। और अगर आप मेहनत ईमानदारी पूर्ण करेंगे, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी पूर्ण फोकस करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ईमानदारी पूर्ण प्रयास किया और आज उन्होंने अपना जो मुकाम था, अपना जो लक्ष्य था, उसको प्राप्त किया है। जी बिल्कुल, वही कहते हैं ना कि जो रियल मोटिवेशन होना चाहिए, अगर वो रियल मोटिवेशन है तो आप ज़्यादा सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होंगे, ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर बिताएंगे भी नहीं। वही जो सुनो सुनाई बात होती है ना, जो किसी को सुनकर किसी को देखकर जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, वही सब झगड़ों में पड़ जाते हैं, ग्लैमर में। बाद में जब उनको लगता है कि नहीं मेहनत करना होगा, तो अधिकतम टाइम वो ग्लैमर में, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया सब में ही टाइम वेस्ट करते हैं और रियल इशू से पीछे छूट जाते हैं। मैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन मेरा है, और मैं चूंकि आपको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता भी हूँ, पर फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। अभी एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, उसमें जो राजकुमार है वो आईएएस बनते हैं। आईएएस बनते हैं क्यों? क्योंकि उनमें उनको दिखाना है, और गाना भी है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कोई प्रण था, कोई मोटिवेशन काम कर रहा है कि किसी को मुझे दिखाना है, कि ऐसा कोई ब्रेकअप वगैरह कोई सीन ऐसा था? नहीं सर, ऐसा कोई मुझे प्यार वाला और ब्रेकअप वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। ना तो मुझे किसी को दिखाना था कि ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में ऐसी नहीं रही है। और मतलब मेरा जो मोटिवेशन था, मैंने अभी आपसे बातचीत के दौरान मैंने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि मेरा जो मोटिवेशन था, मेरी पृष्ठभूमि थी। मैं जहाँ से निकल के आया था, मैंने स्कूल के टाइम ही मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि मैं सिविल सेवा में जाऊँगा। बहुत लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है जो आपने जिक्र किया, लेकिन मेरे साथ ऐसी सर कोई सिचुएशन नहीं थी। और मैं अपने इनर मोटिवेशन के साथ में अपने फैमिली के जो उनका जो सपना था और अपना जो व्यक्तिगत ड्रीम था, उसके आधार पर मैं यहाँ तक अभी तक डटा रहा और आज सफलता के इस पायदान पे हूँ सर। जी बिल्कुल, और सीधी सी बात है, क्योंकि प्यार वाला सब मोटिवेशन जो ठुकरा के जो सीन वाला जो होता है, वो कुछ ही देर तक होता है। उसके बाद तो अल्टीमेटली जो स्ट्रगल होता है पढ़ाई को लेकर, वो स्ट्रगल इतना हेक्टिक होता है कि अगर आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, लंबे दूर तक मोटिवेशन नहीं है, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाद में लड़की आएगी जाएगी, अल्टीमेटली मोटिवेशन आपका रियल इशूज़ होना चाहिए, जो आपको बूस्ट करेगा, जो आपको डीमोटिवेट होने से रोकेगा। मैंने कहा था ना कि वाई क्लियर है तो हाउ ईजिली हो जाता है, और वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। चूंकि नए बच्चे काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं, और चूंकि अभी जब से सोशल मीडिया, जब से यूट्यूब कल्चर बढ़ा है, तो उसको लेकर देखते हैं मार्केट में अभी काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है। जो रियल थीम है, जो रियल कंटेंट है, वहाँ तक उनकी रीच नहीं है। जो रियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो एग्जाम को क्वालिफाई कर दे, या उसको लेकर जो इफेक्टिव होना चाहिए, उसको लेकर भी एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो मैं थोड़ा सा आपसे, अभी चूंकि प्रीलिम्स भी होने वाला है 17 मार्च को, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी होने वाला है, और उसके अगले बाद यूपीएससी का भी प्रीलिम्स होने वाला है। तो आप थोड़ा यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए कि बच्चों को क्या तैयारी, किन सब्जेक्ट पर फोकस करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एरिया का क्या होना चाहिए उनको, और अगर स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए तो उस पर रिसोर्सेज वगैरह सब क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उस पर बारे में बताइए कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज। जी बिल्कुल, अगर यूपीपीसीएस की जो बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक जो 3 चरण है, इसके आधार पर इसका सिलेक्शन होता है। अगर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की मैं बेसिकली बात करूँ तो उसमें 150 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सीसेट का पेपर यहाँ भी होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन में हिस्ट्री, जो सिलेबस यूपीएससी का, सेम यहाँ भी रहता है। इसमें दो तीन सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक तो उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 150 क्वेश्चन जो टोटल आते हैं, उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। उन पे अगर आप फोकस करते हैं तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन में आप लगभग 28 से 30 क्वेश्चन अगर गेन कर ले रहे हैं तो आपके लिए एक बूस्ट का काम करेगा। प्लस जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, जो उसमें पॉलिटी का सब्जेक्ट हो गया या ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट हो गया, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट जो हो गए, तो इन सब सब्जेक्ट से उम्मीद रहती है कि काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको सिलेक्शन दिला देते हैं। प्लस इसमें साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। जो यूपीएससी में जो आमतौर पे आजकल के जो ट्रेंड बदला है, उसमें साइंस टेक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाते हैं, लेकिन पीसीएस के स्तर पे जो चीज़ें हैं उसमें अभी भी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बेसिक साइंस है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है साइंस पे अगर आप फोकस करेंगे
तो इस यहाँ से भी आपको मतलब अच्छा सा गेन होगा। और कुछ यही जो मैंने 3-4 एरिया सर बताए हैं, इन पे अगर फोकस किया जाए तो थोड़ा सा बूस्ट ज़्यादा हो सकता है सर। बिल्कुल जी। अभी चूंकि प्रीलिम्स में, अब चूंकि प्रीलिम्स इतना एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी रैंडम चीज़ें काफ़ी पूछा जा रहा है। Yes, sir. वो किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ में टेस्ट सीरीज का कितना रोल है? टेस्ट सीरीज अगर बच्चों को लगाना है तो कौन सा इफेक्टिव टेस्ट सीरीज होगा, कितना टेस्ट सीरीज लगाए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात है तो मैं कोशिश मतलब मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि टेस्ट सीरीज से पहले सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आप जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन पे आप फोकस करिए। जितने ज़्यादा अभी तक के 10-15 साल के जितना भी पॉसिबल हो, सबसे पहले आप उन पे फोकस करिए और उनको आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। उनको उसकी जो थीम को पकड़िए कि इन थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन थीम को डेप्थ में आप उसको और एनालाइज करिए और उसको तैयार करिए। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे आइए। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू अगर आप कर लेंगे तो आपको एक दायरा पता हो जाएगा कि आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है वो कहाँ तक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना है आपको कि हम उस टाइम पीरियड में अगर आपको ढालना है अपने आप को और तैयार करना है एग्जाम के लिए, तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी, क्योंकि वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बस एक महज एक प्रैक्टिस मात्र है। तो उस पर आप ध्यान दीजिए और कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी करी थी, आप कोई भी मार्केट से लेकर के ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो टेस्ट सीरीज लगाने के कुछ रूल्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कि ज़्यादा सर केवल टेस्ट सीरीज लगाते जा रहे हैं, उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जब एग्जाम तक देख रहे हैं कोई डाउट वगैरह हो रहा है तो उसको आप लिख नहीं रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है ध्यान में रखने की जरूरत है, तभी आप टेस्ट सीरीज का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है उसको आप गेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल 70-80 पेपर लगा दे रहे हैं और जो करेक्शन जो आपका एरर था पीछे उसको आप इग्नोर कर दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक तरह से कितना भी लगा लेंगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो रियल सेंस होता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई गलती दिख रहा है उसको नोट डाउन करिए, कोशिश करिए कि आगे वो गलती रिपीट ना हो, तभी आप अच्छे वे में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी हमने समझ लिया। अब चूंकि मेंस काफ़ी हर्डल हो जाता है और मेंस का वेटेज बहुत होता है एग्जाम में, और चूंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होते हैं, मेंस के मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो मेंस से इंटरव्यू दोनों मिला के अल्टीमेटली रैंक डिसाइड होता है। तो मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, जो आप अभी मेंस की बात कर रहे थे, मेंस की जो बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। मैंने अभी इसका जिक्र भी किया है। जो आपका लिखने का रिप्रेजेंटेशन है उस पर आप फोकस करिए, उसको कैसे डिलीवर करना है कंटेंट को, क्योंकि आप एक अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे वो सबको अच्छी चीज़ सबको भाती है। तो आप अगर अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर को भी वो चीज़ अच्छी भाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करिए, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से आप आंसर को जस्टिफाई करिए और एक अच्छा सकारात्मक कंक्लूजन पे आप कंक्लूजन लिखिए। उसके बाद अपने क्वेश्चन जो आंसर है उसको एंड करिए। मुझे लगता है कि ये अगर 2-3 पहलुओं पे अगर ध्यान रखा जाए तो एक बेहतर आंसर लिखा जा सकता है। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमको 3 घंटे के अंदर पेपर को कंप्लीट करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है कि मेंस का जब आपका 3-4 महीने का जो टाइम होता है प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के बीच में, उसमें आप मोस्टली आप क्या करिए कि पीटी से पहले आप अपना कंटेंट जो मेंस का हो तैयार कर लीजिए, ताकि बीच का समय अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर पाएं। और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके आंसर में गुणवत्ता आपकी धीरे धीरे मतलब क्रमिक रूप से बढ़ती है। कोई अचानक बात नहीं है कि आपने आज आंसर लिखा और आपका पहले दिन ही परफेक्ट आंसर आ गया। परफेक्ट आंसर पहले दिन नहीं होता है, वो आप धीरे धीरे लगातार आप प्रयास करेंगे। तो एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, लगातार आप अभ्यास करेंगे उससे गुणवत्ता आपकी बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। पीयूष जी, इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, जो कि आंसर राइटिंग का तो रोल तो बहुत होता ही है, उसके साथ आंसर राइटिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जितना टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना उसका गुणवत्ता बढ़ेगा, क्वालिटीज़ बढ़ेगा और रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो बढ़ेगा ही। इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी काफ़ी दुविधा रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आप कितना भी अच्छा आंसर लिखिए, अगर आप जिस टाइम में जो उसका ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आप अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि फिर आप रूम पर बैठ के कितना अच्छा लिख रहे हैं, या 2 घंटे का पेपर है उसको 4 घंटे में कितना अच्छा लिख रहे हैं, फिर कोई मतलब बचता नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे इसमें करें, जो कम टाइम में मतलब जो टाइम है उसी टाइम में पूरा पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसकी तैयारी पहले से कैसे करें ताकि वो टाइम कम ना पड़े, जो टाइम अलॉट होता है उसी टाइम में सारा क्वेश्चन हो जाए। जी बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि आपको 3 घंटे के अंदर जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंप्लीट करने ही करते हैं। अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको मेंस ही जो क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल बात है। तो आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये जितना आप अभ्यास करेंगे
उतना उतना आपकी ये मतलब जो टाइम है आपका अच्छा से मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 स्तरों पे काम किया जा सकता है। एक तो आपकी जो लिखने की जो स्पीड है उसको थोड़ा आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छा मत मानिए। आपके लिए सारे आंसर जो हैं, जो क्वेश्चन है वो सारे इक्वल मार्क्स के हैं। आपको अगर कोई दो क्वेश्चन अगर मतलब शॉर्ट हैं तो बराबर नंबर देके जाएंगे। किसी में आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा आता है, लोग भावुक हो जाते हैं कि अब इसमें तो मैं आज 3 साल से इसी टॉपिक को पढ़ रहा था, वो आज आ गया, तो सारा कंटेंट उसी में वो निकाल देने की कोशिश करते हैं। तो इन जो अतिरेक जो वाली जो स्थिति है, अतिरेक से मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको बचना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट या 8 मिनट हैं तो 7 और 8 मिनट में ही अपने आंसर को खत्म करने की कोशिश करें। ये नहीं कि मुझे उसमें बहुत ज्यादा आ रहा तो फिर उसको 10 मिनट खत्म करेंगे। और सीधी बात है, अगर आप किसी भी आंसर में अगर अधिकतम टाइम देंगे तो वो उससे दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो प्रभावित होगा, तो वहां पे आपके नंबर कटेंगे। आप अगर यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लिखने के बाद अगर आप आधा नंबर गेन भी कर लेंगे तो आप एक क्वेश्चन छोड़ करके आप 4 नंबर का लॉस कर लेंगे। तो ये जो एनालिसिस है, ये मैनेजमेंट है, सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है प्रैक्टिस के माध्यम से आएगा और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। अपने जो टाइम है, हर क्वेश्चन को टाइम पे ध्यान रखिए, अपने टाइमर उतने लगाइए, टाइमर के माध्यम से प्रैक्टिस करिए आप। जी बिल्कुल। इसलिए कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, उस टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई मतलब बचता नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपका ये है, अब चूंकि आप अभी इंटरव्यू भी दिए हैं और इंटरव्यू के बाद ही इतना अच्छा रैंक मिला आपको, तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया भी था और हम लोगों ने बात भी करी थी इस पर। आपसे पूछना चाहेंगे कि इंटरव्यू को लेकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका तैयारी किस तरह से होना चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, जैसे इसका इंटरव्यू का हम लोग बोलचाल में मतलब नाम बोलते हैं बोलचाल में कि इंटरव्यू है, बट इसका एक्चुअल में नाम जो है पर्सनालिटी टेस्ट है। तो वहाँ पे वास्तविक रूप से पर्सनालिटी का टेस्ट ही किया जाता है, वो नॉलेज का टेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो चूंकि पर्सनालिटी का टेस्ट है तो पर्सनालिटी व्यक्ति की समय समय पे उसके जैसे जो विकास होता है, विकास के दौरान उसका जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पर्सनालिटी उसकी डेवलप होती रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरव्यू से पहले अगर आपके पास टाइम है 10-15 दिन, कुछ बहुत सारे जो चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं, आपके बैठने का तरीका, हैंड मूवमेंट जो हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, इन सब बातों पे ध्यान देते हैं तो आप मुझे लगता है कि 10-15 दिन में इन सब चीज़ों को आप सुधार भी सकते हैं। तो इस पे आप काम कर सकते हैं। प्लस जो मॉक इंटरव्यू की बात है तो मुझे लगता है कि बहुत वही बात है, अतिरेक से आप बचिए कि आप कोई किसी भी चीज़ की अति नहीं कर सकते। अति सर्वत्र वर्जयेत ये वहाँ कहा भी गया है। तो आप मॉक इंटरव्यू दीजिए और जितने 3, 4, 5 जितने भी हो सके तो आप दीजिए, बट बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप मॉक इंटरव्यू के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे चीज़ें जैसा कि मैंने अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप से, तो आयोग का जो इंटरव्यू है वो बहुत एकदम काम तरीके से होता है, बहुत आपको रिलैक्स करते हैं और बहुत कॉर्डियल टाइप का इंटरव्यू होता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ थोड़ा डर का भी माहौल रहता है, तो मुझे लगता है कि उस तरीके सिचुएशन में न रहें और वहाँ बहुत कॉर्डियल माहौल होता है, बहुत रिलैक्स किया जाता है और आपके साथ बहुत सकारात्मक तरीके से वहाँ पे इंटरेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू दें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी बोलने का तरीका आपका ठीक होगा, बैठने का तरीका ठीक होगा और ये सब चीज़ें ठीक होंगी। वहाँ नॉलेज का टेस्ट है नहीं, पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप मुझे लगता है कि अगर इस सिविल सेवा की तैयारी में आए तो लगातार आप अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करिए, अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारने की कोशिश करिए, तभी एक अच्छा व्यक्तित्व बाहर निकल के आएगा और वो आपको फाइनल इंटरव्यू में और सिलेक्शन में काफ़ी मददगार साबित होगा। जी बिल्कुल। अभी क्या होता है ना कि मार्केट में एक तरह से जब से यूट्यूब वगैरह सब सीन बढ़ा है और जितने भी कोचिंग वाला सब है सभी मॉक इंटरव्यू करवाने लगे हैं, तो वो यूट्यूब पर एक तरह से फैन फॉलोइंग व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, वो रियल जो इंटरव्यू होता है उससे काफ़ी दूर भटका हो जाता है उनका। एक तरह से मसाला क्रिएट करने के चक्कर में वो इंटरव्यू को काफ़ी ट्विस्ट कर देते हैं और काफ़ी एक तरह से क्लासिक बना देते हैं, जो कि असल इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंस होता है। चूँकि अब इंटरव्यू में लेकर एक और मिथ है, वहाँ पर काफ़ी लोगों से पूछिएगा तो वो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बहुत ही बेकार क्वेश्चन, मतलब अटपटा टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपके शर्ट में कितने बटन है, जैसे आप जिस सीढ़ी से चढ़ के आए हो तो सीढ़ी में कितने स्टेयर है वहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या रियल इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। और अगर नहीं पूछे जाते तो फिर आपका जो अनुभव है इंटरव्यू को लेकर वो कैसा रहा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने 2 क्वेश्चन का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और क्योंकि वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है और इन सब क्वेश्चन के माध्यम से पर्सनालिटी एक्चुअल में नहीं निखर के आती। हाँ, कभी कभी कोई भी एक मेंबर है, एक उत्सुकता बस खाली आपके मतलब जो फेशियल बिहेवियर को देखने की, चेक करने की कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी क्वेश्चन पे, हो सकता है कभी कभार किसी एक कैंडिडेट से पूछ लिया जाए। लेकिन बट अगर आप 100 कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं तो शायद ही किसी एक बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन हो। वैसे मुझे तो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं।
जो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पर्सनल व्यू के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी घटना है, मुझे जहाँ तक लगता है मेरा जो इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा चला था। मुझे लगता है कि मैं जब निकल के आया था बहुत अच्छी फीलिंग मुझे थी और मैं काफ़ी हैप्पी था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। वहाँ पे हर क्वेश्चन में आपके व्यू क्या है किसी चीज़ पे, सरकार क्या कर रही है, ठीक है सरकार कर रही है, अगर आप प्रशासन में जाएंगे तो आप क्या वहाँ पे डिसीजन लेंगे, आप किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पर्सनल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन मतलब आप इस समय इंटरव्यू होने की मतलब काफ़ी संभावना होती है और उसी आधार पे इंटरव्यू अब इस समय हो भी रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब भी अभी क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर बताया भी जाता है कि ये इंटरव्यू नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट जी है, नॉर्मल बातचीत है। और पर्सनालिटी एक दिन दो दिन में नहीं बनता, जो आपका नेचुरल प्रोसेस है वही सारा चीज़ रहता है। तो उसको लेकर काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है। सीधी सी बात है कि आप अपने पर्सनालिटी पर जो काम कीजिए, जो ओरिजिनल सेंस आपका दिख रहा है उसको दिखलाइए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है पीयूष जी, अभी चूंकि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया, आपका सारा चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन पीयूष जी आपका मेरे से ये है कि चूंकि अभी क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स का वेटेज हर एग्जाम में बहुत बढ़ता जा रहा है, और चूंकि समसामयिक विषय होते हैं, हम लोग प्रशासन की तैयारी भी करते हैं और आप प्रशासक बन भी गए हैं, प्रशासन में जाएंगे, तो जो आसपास की घटनाएं होती हैं उसको जानना एक प्रशासक के लिए काफ़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स में कितना डिपेंडेंसी होना चाहिए, स्टैटिक का पोर्शन क्या आदमी इग्नोर कर दे, क्या करंट अफेयर्स पे ही वेटेज दे के एग्जाम को निकाला जा सकता है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है? जी जी बिल्कुल, जो आपने बात कही कि स्टैटिक पोर्शन को इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल मैं इस बात के लिए कभी मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। स्टैटिक पोर्शन की जो है उसमें अगर 150 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें स्टैटिक पोर्शन की अभी भी आपके 90-95 क्वेश्चन की आपकी संभावना होती है कि वो स्टैटिक ही क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन आमतौर पे इसी में वेरिएशन होता है। करंट अफेयर के आते हैं, करंट अफेयर पे अगर आप फोकस करते हैं तो एक आपको एज मिल जाता है, आपको थोड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है कि आप अच्छे से स्टैटिक क्वेश्चन की डेप्थ बहुत मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बहुत अलग से अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर का दायरा जो है वो लगभग 1 साल के आसपास का ही सीमित होता है कि हाँ लगभग 1 साल के आसपास के आएंगे। इवन जो पीसीएस का जो अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो एग्जाम होने के 6 महीने पहले का जो उसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन तो वही 6 महीने के आसपास के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके थोड़े 1 साल को कवर करते हुए आते हैं, कभी कभी 1.5 साल भी हो जाता है। बट मैं अगर मेरी पर्सनल जो सजेशन हो तो मैं एक यही कहूँगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर आप फोकस करिए, और मुझे लगता है मार्केट में आप कोई भी 2 मैगजीन ले लीजिए, आप उनको पढ़िए अच्छे से और उन्हीं पे फोकस करिए, और जितनी बार हो सके उतनी बार उन्हीं 2 मैगजीन को बार बार रिवाइज करिए। वही सबसे अच्छा मुझे लगता है कि परिणाम दिलाएगा आपको। और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम का। मेरे बहुत पर्सनली दोस्त हैं जिन्होंने करंट अफेयर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, उसी की वजह से उनका एग्जाम मतलब एक हिसाब से निकला है। लेकिन स्टैटिक पोर्शन जो है वो सबसे अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो आपको एक हिसाब से बॉर्डर पे जरूर स्टैटिक पोर्शन लेके जाता है, करंट अफेयर आपको फाइनल सिलेक्शन जरूर दिलाता है। जी बिल्कुल। और चूंकि सीधी सी बात है, अभी जितना डायनेमिक चेंज हो रहा है, आईआर लेवल पर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें, तो इतना घटनाक्रम तेजी से घट रहा है, तो आपको सभी चीज़ों को जानना चाहिए। करंट से तो दिलचस्पी आदमी को जोड़ना ही चाहिए, उनका जो रियल इशू हो उनको समझना भी चाहिए। तो इसीलिए करंट का वेटेज समय के हिसाब से आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए, ठीक से पढ़िए, और बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही है कि आप डेली अपडेट रहिए, डेली चीज़ों को एनालाइज करिए, कवर करिए। ये मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है नोट्स मेकिंग को लेकर। अभी चूंकि बच्चे में एक तरह से कन्फ्यूजन क्या है कि बच्चे लोग बुक वगैरह तो पढ़ते हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, और कई बच्चों से पूछा जाए तो कहते हैं कि चूंकि अगर मैं बुक का नोट्स बनाऊंगा तो एक नया बुक बन जाएगा। तो नोट्स मेकिंग कैसे करें, इफेक्टिव नोट्स मेकिंग के क्या रूल्स है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे बनाए ताकि वो एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, उसके बारे में क्या टेक? जी बिल्कुल, मैं नोट्स मेकिंग पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं नोट्स जितने भी सिलेबस है उसका मैंने पर्सनली एक एक पॉइंट का नोट्स खुद का बनाया हुआ है, और वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आप बुक बार बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें आप फिल्टर कर नहीं कर पाएंगे। आपका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि हर टॉपिक पे आपके पास 3-4 पेज का कंटेंट होना चाहिए, वही आपको हेल्पफुल करेगा, उसी को आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो कोचिंग जो भी कर रहे हैं उसके बावजूद उनका जो भी नोट्स हो, एक नोट्स अपना सेल्फ नोट्स जरूर होना चाहिए, और उसको सिलेबस से इंक्लाइन होना चाहिए। अगर सिलेबस से हट के कोई भी अगर कंटेंट आपके पास है वो समझ लीजिए आपका कोई काम का नहीं है, वो कभी काम नहीं आएगा। जो कुछ भी है वो सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड कोई कंटेंट है उसी को आप बार बार रिवाइज करिए और पढ़िए, और मुझे लगता है कि सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, सीधी सी बात है, नोट्स मेकिंग जो होता है
आपके जो बहुत सारा बुक वगैरह पढ़ते हैं उसको सॉर्ट करके एग्ज़ाम के जो कुछ दिन पहले वाला जो होता है एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एक तरह से काम को आसान बना देता है। तो अपना नोट्स तो होना ही चाहिए, और ये मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ, क्योंकि अपना नोट्स होता है तो उससे क्या होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से डाल सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी चूंकि यूपीएससी में क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल लगभग 500 मार्क्स के होते हैं। अभी कुछ दिन तक यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल था, तो वहाँ भी ऑप्शनल काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो जा रहा था, लेकिन अभी उसको हटा के पेपर 5 और 6 इसमें ऐड किया गया है। चूँकि ये नया सब्जेक्ट है, नया एडिशन इसमें है, तो इसकी स्ट्रैटेजी को लेकर मार्केट में काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है। नए बच्चों से मिलिए तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि तैयारी कैसे करे, चूँकि सडन चेंज हो गया है ये। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पेपर 5 और 6 को लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या रिसोर्स होना चाहिए, और कितना टाइम उस पर देना चाहिए, थोड़ा जी सा उसके बारे में। जी बिल्कुल। जो जहाँ तक 5 और 6 जीएस के 5 और 6 पेपर की बात है, तो दोनों उसका भी सिलेबस आयोग ने डिसाइड कर रखा है। उसके उसके सिलेबस पे भी आप क्या अपना नोट्स बना लीजिए, उसी के आधार पे आप अपने आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो भी अलग-अलग कोचिंग्स ने बुक्स निकाली हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 कोचिंग्स की आप कोई बुक ले सकते हैं। और उनमें जो किसी बुक में ऐसा होता है कि किसी बुक में कोई टॉपिक बहुत अच्छा उसने कवर कर दिया है, तो और किसी बुक में कोई टॉपिक बहुत अच्छा कवर कर दिया गया है। तो आप अगर बुक खरीदते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप ये पहले पेज से लगा करके अंतिम पेज का एक एक शब्द और एक एक अक्षर आप पढ़ेंगे। इस बात में आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। जो कंटेंट, जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, उसको आप उस बुक से आप कवर कर लीजिए। और मुझे लगता है कि आप इसमें भी आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी पर्सनली 5 और 6 पेपर दोनों के लिए मैंने सेल्फ नोट्स बनाया था, और मुझे लगता है कि सेल्फ नोट्स से मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आए भी, और इसीलिए मुझे लगता है यहाँ मैं सफल भी हो पाया हूँ। 5 और 6 पेपर के लिए आप मेंस का सिलेबस डाउनलोड करिए और उसी से नोट्स ही बनाइए अपना। मार्केट में जो सोर्स हैं उनको आप लीजिए, वहाँ से उन सोर्स से अलग-अलग सोर्स से कंटेंट निकाल के अपना एक नोट्स बना लीजिए और उसी को बार-बार रिवाइज करिए। यही। जी बिल्कुल। चूंकि पेपर 5 और 6 चूंकि नया सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन भी नहीं होते, तो बहुत आइडिया लगता नहीं है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज है उस पर स्टिक होना चाहिए, जो सिलेबस है उसको बार बार देखते रहे, सिलेबस के दायरे में रह के ही तैयारी करें, तभी सही डायरेक्शन मिल पाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, चूंकि अभी मुखर्जी नगर के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप में स्टडी करते हैं, लेकिन ग्रुप में स्टडी करते टाइम पता ही नहीं चलता है कि पढ़ाई कब हो रही है और हंसी मजाक कब हो रहा है, डायरेक्शन काफ़ी डेविएट हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी, इन दोनों में क्या, किस पर ज़्यादा वेटेज दिया जाए, क्या बेस्ट हो सकता है अगर आपके लिए, आपका क्या टेक है अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं तो सेल्फ स्टडी को मतलब काफ़ी प्रेफर करता हूँ। मैं अकेले बैठ के पढ़ना काफ़ी पसंद करता हूँ कि मैं जो अपनी सेल्फ स्टडी है और अकेले बैठ के अगर जो है वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। उससे ये रहता है कि आप जितनी देर पढ़ रहे होते हैं उतनी देर आप उसी बुक पे फोकस्ड होते हैं। अगर आप, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए ग्रुप स्टडी काफ़ी लाभदायक हो सकती है, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ग्रुप स्टडी में पढ़ के सक्सेस भी हुए हैं। कि मुझे लगता है जो मेरी व्यक्तिगत जो मेरी है उसमें मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से और अकेलेपन जो से होता है उसमें मैंने पढ़ाई करी है। हाँ, उस ग्रुप स्टडी में वैसे ये होता था कि मेरे जो 2-3 दोस्त जो हैं वो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो उनसे क्या, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं उनको फिर कॉल किया या साथ में जब भी मिले तो उनसे तब उस टॉपिक पर डिस्कशन मैंने कर दिया। लेकिन आप 24 आवर या जितने भी 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं, आप ग्रुप स्टडी मुझे लगता है कि मैं तो नहीं करता था। अगर आप लोगों को अगर लगता है कि उससे कुछ फायदा होता है तो आप करिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि आप अकेले पढ़िए। अगर आपके डाउट कोई हैं और आपको लगता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप दोस्तों के साथ जरूर उसको 1 घंटे 2 घंटे आप डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन ये डेली बेसिस मुझे लगता है कि शायद मेरे हिसाब से तो मुझे मेरे लिए कारगर नहीं था, तो इसलिए मैंने तो सेल्फ स्टडी ही करी है और अकेले ही पढ़ाई करी। और मुझे लगता है इसमें सबका अपना अपना इंडिविजुअल मामला है। जी किसी को बिल्कुल। ग्रुप स्टडी अच्छा लगता है तो ग्रुप में पढ़े, लेकिन ध्यान इतना रखना चाहिए कि पढ़ाई के पर्पज से जुड़े। अगर आपको मजाक मस्ती भी करना है तो इफेक्टिव टाइम डिसाइड कर लीजिए, कुछ टाइम दे दीजिए, फिर उसके बाद ज़्यादातर टाइम आप पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रुप आप पढ़ाई की वजह से जुड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि डेविएशन हो जाए और आप हंसी मजाक कर रहे हैं और पढ़ाई वाला पर्पज पीछे ही छूट जाए, तो वो दूसरा इशू हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन आपका ये है कि चूंकि ये जर्नी, ये जो लाइन है, जो लाइफ है, इसमें तैयारी का एक लंबा कालखंड इसमें लोग बिताते हैं, और एक तरह से ये इसमें एक तरह से आकर्षण वाला फीलिंग इसमें है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे कुछ सोच के प्लानिंग करके इसमें आते हैं, तो एक बार जब इसमें घुसते हैं तो जल्दी वो उससे निकल नहीं पाते। तो चूंकि लंबा टाइम भी लगता है, फैमिली वगैरह सब काफ़ी पेशेंस भी लगते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चूंकि आपका भी एक तरह से काफ़ी ड्यूरेशन इसमें लगा है और काफ़ी आपने मेहनत भी किया है, इंप्रूव भी किया है, और उसी का परिणाम है कि आपको अच्छा पोस्ट भी मिला, डीएसपी पर सिलेक्शन हुआ। तो क्या बच्चों को इसमें कितना टाइम देना चाहिए, किस टाइम तक उसको तैयारी करते रहना चाहिए, और अगर छोड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या साथ में प्लान बी लेके आगे बढ़ सकते हैं क्या?
तो उसमें उस चीज़ को लेकर कितना कंसर्न होना चाहिए एक एस्पिरेंट को लेकर? जी बिल्कुल, चूँकि जो एग्ज़ाम है, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, उसमें अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि 5-10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 10 लाख फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे जिसमें एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद महज़ 1000 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी तो जायज़-सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक कोई भी विद्यार्थी अगर ईमानदारीपूर्ण तरीके से अगर मेहनत कर रहा है और उसको अगर इनर फीलिंग उसकी आ रही है, ये कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ काफ़ी पवित्र होती है। अगर उसकी अंतरात्मा की आवाज़ से अगर ये लगता है कि उसको ये डटे रहना चाहिए और वो एक अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, तो उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, उस आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 3 साल 4 साल या 2-3 अटेम्प्ट में आपको सफलता ना मिले, लेकिन अगर आपने बेहतर ईमानदारीपूर्ण तरीके से प्रयास किया है, तो आप अडिग रहिए और अपने निश्चय पे अडिग रहिए और उस पर आप काम करते रहिए। सफलता मुझे लग रहा है ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक छोड़ने की बात है, अगर आप यहाँ पे इंटरटेन करने आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप वो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पढ़ाई है वो इंटरटेन नहीं है। इंटरटेन तभी कर पाएंगे जब आपको पढ़ाई में एंजॉय लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पढ़ने के लिए अगर आप इंटरटेन कर रहे हैं तो ठीक है। ये नहीं है कि आप पढ़ाई के नाम पर इंटरटेन कर रहे हैं कि मैं चलो मुखर्जी नगर चलता हूँ या करोल बाग चलता हूँ, वहाँ पे मतलब ठीक है कुछ अपना देखेंगे, कुछ पढ़ जितना होगा पढ़ लेंगे, बाकी अपना ठीक अच्छा से दिल्ली में आएंगे। उस तरीके से मुझे लगता है सिचुएशन नहीं हो पाएगी। आपको डेडिकेशन एफर्ट मानना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन कहीं जाके हो पाता है स्टूडेंट का। जितने भी डेडिकेटेड बच्चे हैं उनका सिलेक्शन मतलब होता जरूर है, भले ही लेट से हो। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप अगर ईमानदारीपूर्ण तरीके से काम करेंगे तो सफल एक न एक दिन जरूर होंगे। और आप सभी लोग जितने भी दर्शक हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और आप सकारात्मक तरीके से अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करिए और इसमें लगे रहिए। अगर आपने मेहनत किया है और एक निश्चय लिया है इसके लिए, तो मुझे लगता है ना कि चूंकि जब आप, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाव आसान हो जाता है। जी अगर आपका मोटिवेशन सीरियस है, इंटरनल मोटिवेशन है कि तैयारी करना चाहिए और देना चाहिए, तो फिर वो हर्डल नहीं होता। फिर आप इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर रहे होते हो। कुछ चीज़ें लैक करती है, उसको लगातार इंप्रूव करते रहिए। फिर आपको एक टाइम के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपका जो इंटरनल आवाज़ होती है, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, उसको सुनना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, चूंकि अब इसका रिजल्ट आया, अब जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उसका गुणगान तो पूरी दुनिया कर रही है, सभी लोग इसको तारीफ कर रहे हैं, सभी उस एक तरह से हर्षोल्लास से पूरा फैमिली वगैरह सब झूमा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही सीरियस होकर तैयारी किए थे, जैसे आपका ही एक दोस्त है, जी बिल्कुल। उनका कुछ नंबर से रह गया तो काफ़ी डीमोटिवेट हो गए होंगे। और एक तरह से अब चूंकि बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्शन कुछ नंबर से छूट जाता है, लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये दिल्ली में रह के मौज मस्ती करता होगा, आवारागर्दी करता होगा, इसी वजह से नहीं हो पाया। वो रियल चीज़ इस चीज़ को तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप ऐसे एस्पिरेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कुछ नंबर से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, उनको उनको क्या बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने मेरे दोस्त का जिक्र किया, उसका अनिकेत नाम है। अभी उसका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे साथ उसने जब इंटरव्यू दिया था, तो उसका एक जो बाहर यूट्यूब चैनल ने इंटरव्यू लिया था, तो काफ़ी वायरल भी हुआ है। उसने एक बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मेरे साथ मेहनत करी थी, लेकिन कभी कभी अनलक होता है या कभी कभी टाइम कह सकते हैं कि हो सकता है उसका नहीं होगा, तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी थी। हम दोनों ने लगातार प्रीलिम्स के बाद से लगातार मतलब साथ साथ मेहनत करी है और एक साथ में टेस्ट सीरीज लिखी है, उसने बराबर मेहनत करी थी और एक डिजर्विंग कैंडिडेट था, उसके बावजूद नहीं हो पाया मुझे। लेकिन पूरा विश्वास है इस बार भले ही नहीं हुआ, लेकिन अगली बार वो अच्छे रैंक के साथ हो सकता है और बेहतर रैंक के साथ आए और यूपीएससी में हो सकता है वो अच्छा अपना, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है वो आईएएस तक जाए और आईएएस में भी सिलेक्शन ले। तो डिजर्विंग कैंडिडेट है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग हैं, उसके बावजूद कुछ वजहों से, कुछ कमियों की वजह से उनका नहीं हो पाता है। उनके लिए बस यही है कि आप सकारात्मक रहिए और आपको पता है, मैंने अभी जिक्र किया, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता है कि आपको मतलब फल ना मिले। हो सकता है लेट में उसका फल मिले, लेकिन फल जरूर मिलेगा, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और विश्वास भी है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो तैयारी है एक तरह से जर्नी है, इसमें लगातार आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तभी होते हैं ये। इसमें हार जीत वाला कोई ऐसा सीन नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ चीज़ थोड़ा सा लैग कर रहा है, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जो आपका इंप्रूवमेंट काफ़ी बेस्ट हो जाता है और आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं। पीयूष जी खुद इसका उदाहरण है, क्योंकि पिछले साल इनका मेंस में कुछ नंबर से रह गया था। उन्होंने अपनी कमियों को देखा, उस पर काम किया, इस बार अच्छे रैंक के साथ उन्होंने डीएसपी पद पर चयनित हो गया। और वैसे हमारे समाज में, हमारे परंपराओं में कहा भी जाता है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसी चीज़ को लेकर आपको एक तरह से दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। और जो एस्पिरेंट्स कुछ नंबर से रह गए उनको डीमोटिवेट नहीं होना, उनको अपनी कमियों को देखना है, कहाँ पर वो लैग कर गए थे, उन चीज़ों को देखिए, इंप्रूव करिए। हो सकता है कि अगला साल आपका है, सफलता आपकी काफ़ी नज़दीक हो।
दोस्तों हो सकता है कि सफलता इस तरह से आपकी हो। पूरी परिचर्चा को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एस्पिरेंट के साथ, नए टॉपर के साथ। तब तक के लिए पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू पूरे सर। कम्युनिटी के तरफ से इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर।